हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अकाउंटिंग के टॉप 500 एमसीक्यू कर रहे थे जो आपके यूपीएससी ईपीएफ हो, चाहे वो एओईओ का एग्ज़ाम है या एपीएफसी का एग्ज़ाम है, दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों। आज हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मतलब 51 से लेकर 100 तक करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आपका अकाउंटिंग से जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ा दिया है अकाउंटिंग का लगभग, उसमें 4-5 टॉपिक पढ़े हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद जो है अकाउंटिंग आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का भी एमसीक्यू का कोर्स आ चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसका पीडीएफ आपको जब हम लोग 500 एमसीक्यू कर लेंगे दोस्तों, तब आपको एक ही साथ वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस आप लेक्चर को देखते रहें और समझते रहें। मैं जो बता रहा हूँ उसे आप कॉपी लेके नोटबुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहा है तो लिखते रहिए। ठीक है, ये पार्ट 2 है। चलो दोस्तों, बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ आपको इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी इसका ट्रांसलेशन बता दे रहा हूँ और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना, आपको पूरा जो है क्वेश्चन का समझना नहीं है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है और कितना, क्योंकि अकाउंटिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं दोस्तों। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी कोशिश करें कि उसको इंग्लिश वाले में सॉल्व करने का, क्योंकि हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा और आपका ज़्यादा चांसेस होगा वो गलत होने का। इसीलिए आप इंग्लिश अकाउंटिंग और लेबर लॉ का जो क्वेश्चंस हैं उसको आप इंग्लिश में पढ़िए, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सिंपल बेसिक इंग्लिश होता है दोस्तों, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हिंदी का ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेशन करवाने का। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि जो है, क्योंकि आपको पता है मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों आसानी से समझ पाएंगे और मैं जो भी बोलूँगा वो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आपको बता दूंगा, ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आराम से बेफिक्र होकर आप लेक्चर सुनिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा था अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन रिकॉर्डिंग। बोल रहा है जो लेखांकन की प्रक्रिया है दोस्तों, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं मात्रात्मक रूप से, ऐसी आर्थिक गतिविधियों को दिखा सकते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। या नॉन क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट, जिसको हम क्वांटिफाई, जिसको हम लोग मात्रात्मक रूप से नहीं दिखा सकते, उसको रिकॉर्ड करते हैं। सी है ऑल ऑफ द देम, दोनों कर सकते हैं, या नन ऑफ देम। तो आपको पता है, मैंने बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस लेखांकन प्रक्रिया में सिर्फ वही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों जिसको हम लोग क्वांटिटी के रूप में दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसको दिखाई नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कोई वर्कर है, ठीक है, तो कोई वर्कर है, इसका कितना इंटेलिजेंस है, क्या आप उसको नाप सकते हो, मात्रा में दिखा सकते हो कि 500 रुपये का है, 600 रुपये का नहीं। इसके स्किल को दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। तो वैसे चीज़ जो आप दिखा नहीं पाते, जिसको आप रुपया में नहीं माप सकते हो, उसको हम लोग रिकॉर्ड अकाउंटिंग में, लेखांकन में नहीं करते। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 1 का ए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, इन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक इवेंट इज रिफर टू एज। बोल रहा है अकाउंटिंग में, मतलब लेखांकन में जो आर्थिक गतिविधि होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्या उसको कैश बोला जाता है, रोकड़ बोला जाता है, क्या उसको बैंक स्टेटमेंट, बैंक का जो है कथन बोला जाता है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन बोला जाता है, या एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी का रूपांतरण बोला जाता है, मनी का जो है एक्सचेंज बोला जाता है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हो, आर्थिक गतिविधियाँ हो, बिजनेस के भाषा में क्या उसको बोलते हैं, उसको हम लोग लेन देन बोलते हैं दोस्तों। तो 2 का आंसर होगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रक्रिया का करेक्ट जो है प्रक्रम क्या है? तो मैंने बताया था IMRCSAC। आइडेंटिफाई करो, पहचान करो, मेजर करो, मापो, रिकॉर्ड करो, लिखो, अभिलेखन जिसको बोलते हैं, क्लासीफाई वर्गीकरण, समरी सारांश बनाओ, एनालिसिस कीजिए, परीक्षण कीजिए, और कम्युनिकेशन उत्प्रेषण कीजिए, बताइए बाहर वाले को और अंदर वाले लोगों को भी। तो करेक्ट सीक्वेंस का है आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई। तो कौन सा स्टेटमेंट है? देखिए, आइडेंटिफाई है, मेजर तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस तो सेम है। आई के बाद आना चाहिए आर, उसके बाद सी, उसके बाद ये वाला सी। ठीक है, तो हमारा यही सही है दोस्तों। क्या आइडेंटिफाई के बाद कम्युनिकेट करते हैं? नहीं, कम्युनिकेट तो हम लोग लास्ट में करते हैं, तो आई के बाद सी नहीं होगा। तो मेरा ये वाला गया। बोला रिकॉर्ड के बाद कम्युनिकेट करो, रिकॉर्ड के बाद कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन उसके बाद आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिफाई पहले करेंगे, फिर रिकॉर्ड, फिर कम्युनिकेट, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है कम्युनिकेट, रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई, कम्युनिकेट, फिर रिकॉर्ड, फिर आइडेंटिफाई, उल्टा कर बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा सही आंसर? सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए, फिर रिकॉर्ड कीजिए, अभिलेखन, और फिर कम्युनिकेट कीजिए, फिर उत्प्रेषण कीजिए। तो 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे आसानी समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूरा बुक कीपिंग मेनली कंसर्न्स विद विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग जो होता है वो अकाउंटिंग प्रोसेस से किस चीज़ से संदर्भ रखता है या किस चीज़ से डील करता है दोस्तों? तो मैंने बताया था 2 चीज़ होता है, एक होता है बुक कीपिंग और दूसरा होता है अकाउंटिंग।
ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या आता है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ये 4 चीज़ आता है बुक कीपिंग में, ठीक है। और अकाउंटिंग में क्या आता है, पूरा सातों चीज़, IMRCSAC, तो ये सातों चीज़ आता है। बुक कीपिंग में सिर्फ 4 आता है, ये मैंने आपको बताया था। जो बुक कीपिंग का काम होता है वो छोटा कलर करता है, लेकिन जो अकाउंटिंग का काम है वो CA, चार्टेड अकाउंटेंट करता है दोस्तों। बुक कीपिंग करने के लिए उतना दिमाग आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अकाउंटिंग पूरा प्रक्रिया सॉल्व करने के लिए, समरी बनाने के, एनालिसिस बनाने के लिए, ये सब के लिए आपको बहुत दिमाग चाहिए, है ना। इसलिए इसको ऊपर वाले ऑफिसर करते हैं, ठीक। तो बुक कीपिंग किस चीज़ से डील करता है दोस्तों, क्या वो एनालाइजिंग नहीं, एनालाइजिंग तो भैया इसमें आता है, अकाउंटिंग में नहीं होगा। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं दोस्तों, उसको समरी बोलते हैं। हम लोग देखें ना जो सारांश, तो सारांश जो होता है, जो समरी, उससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वित्तीय कथन में क्या क्या बनाते हैं, मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लाभ और हानि का खाता। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं दोस्तों, तुलन पत्र हिंदी में बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट कहाँ बनता है, समरी के बाद, ठीक है। तो समरी किस में करते हैं, अकाउंटिंग में, ना कि बुक कीपिंग में। तो हमारा जो है पहला भी गलत हो गया, ठीक है, और ये भी गलत हो गया। फिर ये देखिए ऑडिटिंग, ऑडिटिंग तो भैया सबसे लास्ट में होगा, तो अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग होता है, लेकिन बुक कीपिंग तो भैया अकाउंटिंग के पहले होता है। तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जो रिकॉर्डिंग है, आर किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 का C। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल यूजर एक्सेप्ट। तो जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो वित्तीय हम लोग लेखांकन करते हैं दोस्तों, वो वित्तीय जानकारी प्रोवाइड करता है सभी को, सभी एक्सटर्नल यूजर को। मैंने बताया था कि कोई भी हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं दोस्तों, तो बाद में जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, उत्प्रेषण करते हैं, तो उसका जो यूजर है, जो उपयोग करता है दोस्तों, वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते थे हम लोग इंटरनल, है ना, इंटरनल बोलते थे, जिसको आंतरिक बोलते थे, ठीक है। बोर्ड फॉर विच ऑफ द अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस द अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस में किस स्टेप में जो अकाउंटेंट्स होता है दोस्तों, वो बिजनेस एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जानकारी देता है, ठीक है। तो क्या आइडेंटिफाइंग होता है, नहीं, आइडेंटिफाई तो शुरू में होता है, याद कीजिए, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समरी, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट। तो बोल रहा है जो किस अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन सा सातों में से कौन सा स्टेप में जो अकाउंटेंट्स होता है, जो लेखांकन करता है दोस्तों, भी किसी भी बिजनेस का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। तो कब बनाता है, जब कम्युनिकेट करता है तब बनाता है, तभी ना कम्युनिकेट करेगा उत्प्रेषण, तो पूरा बताएगा कि अच्छा सर मेरा प्रॉफिट और लॉस इस कंपनी का ये हो रहा है, हमारा बैलेंस शीट ये है। तो किस में होता है दोस्तों, 6 का B में। क्या आइडेंटिफाई होता है, नहीं, आइडेंटिफाई में तो नहीं होगा। क्या रिकॉर्ड में होता है, नहीं, रिकॉर्ड का अभी तो वो रिकॉर्ड ही कर रहा है, अभी वो थोड़ी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लास्ट में बनाएगा। मेकिंग डिसीजन तो बाद में लिया जाएगा, जब कम्युनिकेट किया जाएगा, उत्प्रेषण किया जाएगा, तब जो भी मैनेजर होगा दोस्तों, उसके बाद वो डिसीजन लेगा। लेकिन अकाउंटेंट का क्या काम है, अकाउंटेंट का काम है यार प्रॉफिट एंड लॉस जो है बताना, किस मालिक को, मैनेजर को, उसके अनुसार वो डिसीजन लेगा। तो किस स्टेप में अकाउंटेंट जो है बनाता है दोस्तों, वो बनाता है आपका कम्युनिकेशन में। समझ में आ रहा है, चलिए उत्प्रेषण में बनाता है, 6 का आंसर होगा B दोस्तों। अगला है कीपिंग द लॉग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड। बोल रहा है जब भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब वित्तीय जानकारी जो दोस्तों बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं, मैंने बताया था, जर्नल को बोलते हैं। जर्नल को क्या बोलते हैं हिंदी में, रोजना मच्चा। तो बोल रहा है रोजना मच्चा में जो भी हम लोग लिखते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड करते हैं, लॉग मतलब क्या होता है, लिखना, लॉग मतलब क्या होता है, लिखना। तो जो भी हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब रोजना मच्चा में लिखते हैं दोस्तों, तो उसको क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे रिकॉर्ड। याद कीजिए क्या बोलते थे उसको, रिकॉर्ड। क्या उसको समरी बोलते थे, नहीं। क्या उसको ग्रुपिंग, ये सब कुछ नहीं होता है। और एक टर्म होता है दोस्तों पोस्टिंग, ठीक है। तो पोस्टिंग क्या होता था, जर्नल में लिखने के बाद जब हम लोग लेजर में उसको लिखते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे पोस्टिंग दोस्तों, है ना, क्या बोलते थे, पोस्टिंग। तो यहाँ बोल रहा है कि जर्नल में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं, जर्नल, जहाँ पे सब चीज़ ओरिजिनल में रूप में लिखा जाता है। और जर्नल में क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको शुरू दिन से ही लिखा जाता है टाइम के अनुसार, है ना। तो इसीलिए उसको जर्नल को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो भी लिखते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करना बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। बोला ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, देखना, जो भी अकाउंटिंग लेखांकन की प्रक्रिया है उस पर ऑडिटिंग करना को क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग करना, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एग्जामिनेशन करना, उसका रिपोर्ट नहीं करना। आगे तो भैया एग्जामिन करेगा ना, आगे परीक्षण करेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद रिपोर्ट करेगा ना। तो ऑडिटिंग मतलब तो जांच पड़ताल करना होता है, ये नहीं होगा।
फिर क्या प्रिपरेशन होता है? नहीं, प्रिपरेशन मतलब तो रिकॉर्ड करना होता है, जो हम लोग देखे थे रिपोर्ट रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, समरी, वो तो अकाउंटिंग का प्रोसेस है। जब अकाउंटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है दोस्तों, तब ना ऑडिटिंग होगा। अकाउंटिंग मतलब कि हमने लिख दिया कि यार मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, मेरा बैलेंस इतना है, तो फिर जो ऑडिटर आता है देखने के लिए क्या ये कंपनी है वो सही तरह से बता रहा है या नहीं बता रहा है, उसको ऑडिटिंग बोलते हैं ना। तो मतलब क्या होगा? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 8 का क्या होगा? वित्तीय जो कथन है उसका क्या करना? एग्जामिनेशन करना, परीक्षण करना ही ऑडिटिंग कहलाता है, ठीक है। मेंटेनिंग नहीं होता, ये सब कोई बात नहीं है, ये सब फालतू है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, उसके बाह्य उपयोगकर्ता कौन होता है? तो मैंने बताया था जो भी कंपनी के बाहर का आदमी है ना, उसको बाह्य बोलते हैं। तो क्या मैनेजर अंदर होता है? हाँ, कंपनी में करता है। सीईओ वो भी अंदर में काम करता है, ये भी इंटरनल है। कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कंट्रोलर कौन होता है दोस्तों? मालिक, जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा इंटरनल। क्रेडिटर मतलब लेनदार, जो बिजनेस को लोन दिया है, तो जो भी बिजनेस को लोन मिलता है बाहर से मिलता है ना। तो 9 का आंसर क्या होगा? सी। वो क्रेडिटर जो था वो थोड़ी ना बिजनेस में काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। तो इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर समझ में आ गया आपको। इंटरनल यूजर मतलब जो बिजनेस में काम करता है वो इंटरनल होता है, चाहे वो मैनेजर हो, सीईओ हो, या ओनर हो, या जो है आपका मजदूर हो। बाकी जितने भी बाहर के लोग हैं, कोई इन्वेस्टर है या क्रेडिटर है, निवेशक है, लेनदार है, सरकार है, नियंत्रक संस्था है, कुछ भी है, बैंक है, सब बाहर का है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर। तो जो भी कंपनी में अंदर काम करता है इंटरनल होता है। क्रेडिटर बाहर का है, नहीं होगा। सरकार बाहर का है, नहीं होगा। शेयर होल्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निवेशक। तो निवेशक भी बाहर से इन्वेस्ट करता है, कंपनी में तो काम नहीं करता, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? मैनेजर क्या है दोस्तों? प्रबंधक, इंटरनल यूजर, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा है 11 क्वेश्चन नंबर, इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जो भी लेखांकन का चक्र होता है दोस्तों, लेखांकन का चक्र, उसका पहला फेज क्या होता है? IMRC SSC। तो पहला फेज क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। तो क्या होगा? आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। जो भी इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियाँ हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, पहचान करना कि इसको बिजनेस में लिखने के लायक है या नहीं है। जैसे मान लो कोई मालिक है, ठीक है, वो AC लिया अपने घर के लिए, तो क्या उसको बिजनेस में काउंट करेंगे? नहीं, उसको आगे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है जो AC ले रहा है मालिक, क्या वो बिजनेस के लिए ले रहा है? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है। तो आइडेंटिफाई में क्या करते हैं हम लोग? पहचान करते हैं कि कोई भी लेन देन अगर हो रहा है तो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, उसको नाप सकते हैं कि नहीं पैसे में। अगर नाप भी सकते हैं और बिजनेस से रिलेटेड, तभी उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके फिर क्या करेंगे? उसका वैल्यू मेजर करते हैं। फिर मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, फिर जनरल के बाद उसको लेजर में क्लासीफाई करते हैं, उसका फिर समरी बनाते हैं, ये सब करते हैं, समझ में आ रहा है। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आइडेंटिफाई जो करना वो लेखांकन का चक्र का पहला प्रक्रिया है, पहला स्टेप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंट बिकॉज। तो मैंने बताया था कि 3 टाइप का अकाउंटिंग होता है। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों, और एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते थे? प्रबंधन लेखांकन, ये बताया था। तो वैसा लेखांकन जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है, मैनेजमेंट को निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? हम लोग इस तरह से अकाउंटिंग करते हैं कि हम लोग देखते हैं यार कि कंपनी में लागत कितना है, कितना बनाने में खर्चा हो रहा है, वो तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब निकालते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम लोग बोलते हैं वित्तीय लेखांकन, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और भी चीज़ होता है, वो एक्सटर्नल यूजर के बनाया जाता है। जबकि जो मैनेजमेंट है दोस्तों, मैनेजमेंट कौन होता है? अंदर का काम होता है, प्रबंधक अंदर का होता है। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग बनाते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, और वो इंटरनल होता है। इसीलिए फाइनेंशियल बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिफर करता है। तो इसलिए तरह से डिफर करता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है वो एक्सटर्नल यूजर के लिए बनाया जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो वित्तीय लेखांकन होता है उसमें दोस्तों हम लोग बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ये सब चीज़। तो ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अगर बता रहे हैं तो बाहर के लोगों को बता रहे हैं ना कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो निवेशक जो होगा उसी के आधार पे निवेश करेगा। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक्सटर्नल यूजर के लिए होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो करते हैं दोस्तों वो इंटरनल यूजर मैनेजमेंट के लिए होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसका आंसर होगा 12 का ए, ठीक है। फिर अगला है, बोल रहे दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, वो बहुत कठिन होते हैं, जटिल होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। समरी होता है, ये सब नहीं है। प्रिपेयर एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये सब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है दोस्तों, इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी डैश इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब वो अलग
लीगल मतलब कानूनी रूप से, एंटिटी मतलब संस्था होता है। दैट टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इन मेनी शेयर, जिसका टोटल कैपिटल, जितना कैपिटल मतलब क्या होता है पूंजी, जिसका पूंजी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं शेयर में, उसको क्या बोलते हैं। मतलब कोई भी संस्था अगर है जिसका जो भी पूंजी है उसको शेयर में डिवाइड कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कंपनी बोलते हैं। क्या उसको पार्टनरशिप बोलते हैं? नहीं, पार्टनरशिप कुछ नहीं। क्या उसको सोल प्रोप्राइटरशिप? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? कंपनी। क्या उसको नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, गैर लाभ संस्था बोलते हैं? नहीं दोस्तों, गैर लाभ संस्था को तो मतलब ही नहीं है भैया कि उसको शेयर वेयर बेचना किसी को, है ना। तो क्या होगा आंसर दोस्तों उसका 13 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं। बोल रहा है एन एसेट पोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। एसेट मतलब परिसंपत्ति। एसेट मतलब क्या होता है? परिसंपत्ति। बोल रहा है परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, परिसंपत्ति या एसेट वो चीज़ होता है जो आपको फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगा। जैसे आपके पास कोई मशीन है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का आप यूज कर सकते हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस इससे आपको फ़ायदा होगा। आपके पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये आपका क्या होगा? फ़ायदा होगा। आपका टाटा के पास मान लो टायर है तो टायर से वो गाड़ी बना सकता है, तो उससे फ़ायदा होगा। तो ऐसा सामान, ऐसा जिससे हमको फ्यूचर में कोई फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, उसको हम लोग एसेट बोलते थे। ये मैंने आपको बताया था। तो फिर एसेट का क्या होगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, भविष्य में आर्थिक जो लाभ होता है बिजनेस के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर द बिजनेस, नहीं, ऐसा बेनिफिट नहीं जो फ्यूचर में होने वाला है। एक्सपेंस, खर्चा से कोई मतलब नहीं है। मेरिट, डिमेरिट, ये सब नहीं है। तो एसेट क्या होगा? जिससे वो फ्यूचर में लाभ होने वाला है। 14 का आंसर होगा ये दोस्तों। उसके बाद है लाइबिलिटी आर विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइबिलिटी को मतलब बोलते हैं दायित्व या देयताएँ। ठीक है, तो लाइबिलिटी बोल रहा है इनमें से क्या है? क्या वो हमारा संसाधन है? क्या लाइबिलिटी संसाधन होता है दोस्तों? नहीं, लाइबिलिटी वो चीज़ होता है जो आपको देना पड़ता है, जो आप ऑब्लिगेटरी, आपका ऑब्लिगेशन है, हमको वो देना है। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व होता है। तो सही बात है, यही हो लाइबिलिटी का, यही मतलब दायित्व। क्या है वो फ्यूचर बेनिफिट है? नहीं, फ्यूचर बेनिफिट तो हम लोग ऊपर देखें, एसेट बोलते हैं उसको, परिसंपत्ति बोलते हैं, और एक्सपेंस को खर्चा बोलते हैं। तो लाइबिलिटी क्या है दोस्तों? वो आपका ऑब्लिगेशन है। तो 15 का आंसर क्या होगा? बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला डैश इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। बोल रहा है ग्रॉस मतलब कुल या सकल, इनफ्लो मतलब अंदर आना। तो बोल रहा है आर्थिक जो भी लाभ होता है वो जितना बिजनेस में आता है, मतलब कोई भी बिजनेस है उसको जितना पैसा मिल रहा है बाहर से दोस्तों, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम। क्या उसको एसेट बोलते हैं? नहीं, एसेट तो ऊपर देखें, इससे फ्यूचर में बेनिफिट होता है। लाइबिलिटी के ऊपर देखिए होता है आपका दायित्व, एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है। लेकिन बोला इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, तो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? इनकम। टाटा जितना गाड़ी बेचा, गाड़ी बेचने जो भी पैसा मिला उसको क्या बोलता है? इनकम बोलते हैं। वही तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट है जो आ रहा है ना। यहाँ पे वही लिखा होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या हो जाता है फिर? एसेट, परिसंपत्ति। लेकिन सिंपल लिखा है ग्रॉस इनफ्लो, तो क्या लिखेगा? 16 का सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द ग्रॉस डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द बिजनेस आर वाट। बोल रहा है जो भी आर्थिक लाभ है वो घटता है दोस्तों। जैसे मान लो आने वाला था आपको 100 रुपये, लेकिन आ रहा है 20 रुपये, इसका मतलब 80 रुपये, तो 20 रुपये आपका क्या हो गया? खर्चा। तो जो भी बोल रहा है बिजनेस के लिए जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब आर्थिक लाभ अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो मेरा क्या होता है दोस्तों? वो मेरा होता है खर्चा। तो ऑप्शन में आ रहा है अगर फ्यूचर में कोई चीज़ हमको बेनिफिट करने वाला है तो उसको एसेट बोलते हैं। अगर फ्यूचर में आपका कोई मतलब दायित्व है जो आपको देना है, उसको ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी बोलते हैं। क्रेडिटर में भी क्या होता है? आपको उसको पैसा देना होता है, लेनदार। क्रेडिटर मतलब क्या? लेनदार, जो आपको पैसा देता है उसको लेनदार बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। इनकम और गेन, अभी देखें ये क्या होता है? जो भी आर्थिक फायदा हमको आने वाला है, और आर्थिक फायदा अगर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? 17 का आंसर होगा ए दोस्तों। 18 देखते हैं। बोल रहे हैं एसेट मस्ट बी डैश बाय द बिजनेस टू बी सोन एज एन एसेट इन इट्स बैलेंस शीट। बोल रहा है एसेट को बिजनेस में कौन कंट्रोल करता है, क्या होता है उसको? एसेट मस्ट बी, क्या उसको बिजनेस में क्या करना चाहिए ताकि हम उसको एसेट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाएं? क्योंकि आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट जो होता है दोस्तों, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुलन पत्र। तो जो तुलन पत्र होता है उसमें हम लोग क्या क्या दिखाते हैं? उसमें हम दिखाते हैं एसेट की मेरा कितना है, परिसंपत्ति कितना है, उसका लायबिलिटी मेरा दायित्व कितना है हम लोग इसमें, और कैपिटल हमारा मतलब पूंजी। तो बैलेंस शीट में हम लोग एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल तीनों को दिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो हम लोग दिखाते हैं तो वो क्या बिजनेस के द्वारा क्या किया जाता है? क्या उसको बिजनेस के द्वारा अपना हाथ में लिया जाता है? क्या उसका मालिकाना हक होता है या कंट्रोल? तो एसेट जो भी होता है दोस्तों उसका वो कंट्रोलर होता है बिजनेस, ना कि उसका मालिक होता है या कुछ होता है। तो परिसंपत्ति को क्या करता है बिजनेस? वो उसको कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रहा है? तो 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। फिर अगला है लाइबिलिटी आर एराइजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। बोल रहा है लाइबिलिटी मतलब दायित्व, ठीक है। तो बोल रहा है दायित्व जो आता है वो कब आता है? क्या वो प्रेजेंट के घटना से आता है, मतलब वर्तमान के घटना से आता है, या भविष्य के घटना से आता है, या पास्ट के घटना से आता है, या नन ऑफ द देम, या इनमें से कोई नहीं?
ये मान लीजिए आप जो है अपने दोस्त से पैसा लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है। अब आपको पैसा देना है, तो ये बताइए जो आप 100 रुपया आपको देना है वो आने वाले टाइम के लिए पैसा देना है या फिर वर्तमान में के लिए पैसा देना है, या पास्ट में आपने लिया था इसलिए देना है? भैया पास्ट में लिया था, आपने 100 रुपया लिया था, तभी आप बोल रहे ना, करे भैया हमको उसको, मेरा राम को या जो भी आपका नाम होगा दोस्त का, आप उसको पैसा देना है। तो वो पूछेगा क्या देना है? अरे यार कल लिए थे मतलब क्या? पास्ट में। तो लाइबिलिटी जो भी आपका हुआ मतलब पास्ट की घटना के कारण हुआ। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल एंड इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, जो अकाउंटिंग चक्र का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और जो वित्तीय लेखांकन होता है उसका मेन मुख्य उद्देश्य है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा चीज़ लेखांकन के चक्र का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समरी, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट। तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग? समरी बनाते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ये सब बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग किसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोस्तों। तो आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट फेज नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्या है? समरी बनाना, सारांश बनाना, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सब बनाते हैं दोस्तों। तो 20 का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, टी अकाउंट नहीं बनाते। टी अकाउंट किसको बोलते हैं? टी अकाउंट बोलते हैं दोस्तों लेजर को। लेजर को क्या बोलते हैं? टी अकाउंट, क्योंकि इसको लेजर आपको याद होगा ऐसे बनाते थे, है ना, इससे इसको टी बोलते थे। तो लेजर को क्या बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, तो लेजर कब बनाते हैं हम लोग? लेजर बनाते हैं भैया क्लासीफाई में, लेकिन है ना, सी मतलब क्या होता है? क्लासीफाई, वर्गीकरण का जब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं दोस्तों जर्नल में, फिर उसको हम अलग अलग खाते में दिखाते हैं, जिसको क्लासीफाई बोलते हैं। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अकाउंटिंग का जो कम से कम 20 लेक्चर दिया गया उसको आप देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके लिए हलवा रहेगा, हलवा, और सबके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, तो आप उसको देखिए, समझिए, बहुत आपको मज़ा आएगा। तो 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना ही भैया, ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? लेजर के बाद बनाते हैं। क्लासीफाई, समरी जब हम लोग उसको में वो करते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बाद में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल एसेट ऑफ ए बिजनेस हैव। बोल रहा है एसेट मतलब परिसंपत्ति का सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो मैंने बताया था फ्यूचर में आर्थिक लाभ, तो ये होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी भी देखते हैं। बोला लॉन्ग लाइफ ऑफ एसेट, ऐसा कुछ नहीं होता। वैल्यू ऑफ एसेट कोई नहीं। इंटेंजिबल नेचर ऑफ एसेट कुछ नहीं। तो एसेट का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? कि फ्यूचर में आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोला व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने बताया था एसेट इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट मतलब परिसंपत्ति बराबर कैपिटल मतलब पूंजी और लाइबिलिटी मतलब दायित्व। तो ये वाला कहाँ दिया है? वो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये हमारा होगा ए। ठीक है, तो एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइबिलिटी। कौन सा हमारा यहाँ क्या है? दायित्व है या देयताएँ हैं। ठीक है, तो क्या जब फ्यूचर में आपको पैसा देना है किसी को, उसको क्या बोलते हैं? दायित्व। तो कैश, कैश क्या होता है दोस्तों? रोकड़। रोकड़ अगर आपके पास है तो ये आपका क्या है? एसेट है, परिसंपत्ति है। तो क्या वो आपका लाइबिलिटी है? नहीं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब कोई भी आपके पास उपकरण है, मान लो आपके पास कोई मशीन है, तो ये आपके लिए क्या है? रोकड़। आपके लिए क्या है? परिसंपत्ति। आपका परिसंपत्ति है ना, तो ये भी आपका लाइबिलिटी नहीं है, एसेट नहीं है, मतलब लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है। तो इक्विपमेंट भी क्या है? मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, तो क्या मोबाइल आपके दायित्व है? क्या किसी को देना है क्या मोबाइल? नहीं, आपके पास वो परिसंपत्ति है, आपका वो एसेट है। डेटर, डेटर मतलब क्या होता है? देनदार। देनदार मतलब कोई भी आदमी जो होता है, मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, ठीक है, और कोई आदमी है, ये बिजनेस अगर इसको मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, ये इसको मैगी बेच रहा है 10 रुपये का, और ये बोला कि ठीक है हम उधार में आपको बाद में दे देंगे। तो ये जो आदमी है जो उधार में लिया है सामान और फ्यूचर में उसको पैसा देना है, तो इस आदमी से ये जो बिजनेस है उसको पैसा लेना है, 10 रुपये बाद में देगा। तो ये क्या हमारा हो गया दोस्तों? एसेट। क्यों एसेट हुआ ये आदमी? क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि इस आदमी से हमको फ्यूचर में पैसा लेना है। तो एसेट क्या होता है? आर्थिक, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट, हमको पैसा और लाभ मिलेगा। तो वैसा आदमी जो उधार में बिजनेस से पैसा लेता है, तो वो आदमी जो है उधार में बिजनेस से सामान लेता है। फिर से समझिए, एक कंपनी है, ठीक है, एक आदमी है, दुकान वाला है, ये दुकानदार, ठीक है, ये मैगी दिया इसको 10 रुपये का, ये आदमी बोला कि हम आपको बाद में देंगे। मतलब इस आदमी से ये जो दुकानदार को पैसा फ्यूचर में लेना है 10 रुपये, तो इसको क्या बोलते हैं? एसेट। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? देनदार। ठीक है, वहीं
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर वो आदमी होता है, मान लीजिए दुकान है ठीक है, छोटा दुकान, तो ये होलसेलर से मान लो मैगी लिया उधार पे, ये दुकान वाला ठीक है, तो ये जो दुकानदार है, ये जो छोटा दुकानदार है भैया, कुछ समय बाद इसको पैसा देगा ना, देगा कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वो आदमी होता है ठीक है, तो ये वाला जो बड़ा वाला आदमी था, बड़ा दुकानदार था, इस छोटा दुकानदार को इसको पैसा देना है मैगी का, क्योंकि उधार लिया था ठीक है। तो इस आदमी के लिए ये जो बड़ा वाला आदमी था वो क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, जो पैसा लेता है। क्यों लेता है पैसा, क्योंकि आपने उससे उधार में लिया था सामान ठीक है, तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो ये क्या है, लायबिलिटी। तो याद रखिएगा, डेटर जो देनदार होता है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है, और जो क्रेडिटर होता है ठीक है, जो लेनदार होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, आपका लायबिलिटी, दायित्व ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी क्या होता है दोस्तों, तो देखिए एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। एसेट परिसंपत्ति इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी होता है दोस्तों, इसको को हम लोग क्या बोलते थे, इसको दूसरा नाम इंटरनल लायबिलिटी भी है ठीक है। एक ध्यान से सुनिए फिर से, एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जो कैपिटल होता था, कैपिटल क्या होता था, जो भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है या सामान लगाता है या पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते थे, कैपिटल। तो कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इक्विटी। क्या है दोस्तों, इक्विटी ठीक है। तो जो भी ओनर का, अभी कैपिटल क्या है, ओनर का क्लेम है, ओनर का मतलब ओनर का क्लेम है, क्योंकि जब भी चाहेगा मालिक वो उतना पैसा ले सकता है बिजनेस से। क्यों ले सकता है, क्योंकि उतना पैसा उसने दिया है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि जो भी ओनर का क्लेम होता है टोटल एसेट में, उसी को कैपिटल बोलते हैं, या उसी को दूसरा नाम इक्विटी भी बोलते हैं ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो जो भी टोटल एसेट पे, जितना भी एसेट पे कंपनी के मालिक का, ओनर का क्लेम होता है, याद रखिएगा टोटल लायबिलिटी पे नहीं, टोटल एसेट पे जितना भी कंपनी के मालिक का क्लेम होता है कि उतना पैसा उसको वो कभी भी मांग सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। अगला बोल रहा है आइडेंटिफाई द एसेट। बोला क्या एसेट है, तो एसेट वो चीज़ होता है जो फ्यूचर में आपको लाभ कमाता है। तो क्रेडिटर क्या होता है दोस्तों, ये लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पैसा इसको देना है, तो ये दायित्व है, तो ये तो एसेट नहीं होगा। फिर बोला नोट्स पेएबल। नोट मतलब पैसा, तो जो पेएबल मतलब दे। अगर पैसा आपको फ्यूचर में दोस्तों देना है तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, देयताएँ हैं, तो ये भी नहीं होगा। बैंक लोन, बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो ये भी पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा, ये भी आपकी लायबिलिटी है, दे है। लेकिन जो कैश है, जो आपके पास कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश तो है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट मतलब हो सकता है आपके पास कैश ना हो, डिमांड डिपॉजिट हो, आपके पास किसी का चेक हो जो आपको दिया है ना, क्योंकि आपने उसको सामान बेचा है, तो ये भी क्या हो, ये सब क्या होता है, एसेट। तो एसेट वो चीज़ होता है, परिसंपत्ति, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट करने वाला है। क्रेडिटर या आपको नुकसान होगा, नोट्स पेएबल आपको देना है, बैंक लोन आपको देना है, तो जिस चीज़ आपको प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट, परिसंपत्ति ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है डैश इज़ द विथड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर मालिक जो है बिजनेस से पैसा या सामान निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, स्वयं के यूज के लिए, निजी उपयोग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ड्राइंग, आहरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण, है ना। तो मैंने बताया था ड्राइंग बोलते हैं। अच्छा, बाकी ऑप्शन क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी एसेट के अगर मूल्य में ह्रास होता है, हानि होता है, तो उसी को क्या बोलते थे दोस्तों, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास बोलते थे। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद आउटफ्लो ऑफ कैश, बिजनेस से अगर कैश जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। एप्रिसिएशन मतलब होता है किसी का मूल्य बढ़ना, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य घटना, एप्रिसिएशन मतलब मूल्य बढ़ना। मान लीजिए कोई बिजनेस है, अगर ज़मीन खरीदा था 10 लाख में, 1 साल बाद हो सके ये 12 लाख में होगा, तो ये क्या हो गया, एप्रिसिएट कर गया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई अगर आपके पास गाड़ी है टाटा का, अगर 10 लाख का 1 साल के बाद बेचेंगे तो आपको 9 लाख ही मिलेगा, तो मतलब 1 लाख क्या हो गया, मूल्य डेप्रिसिएट कर गया, ह्रास कर गया। तो 26 का आंसर होगा दोस्तों बी, कि ड्राइंग होता है जो बिजनेस से मालिक निकालता है पर्सनल यूज के लिए, जो पैसा अपना, उसको बोलते हैं ड्राइंग या आहरण ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है नेट लॉस ऑकर्स व्हेन। बोला लॉस कब होता है, तो लॉस कब होता है दोस्तों, लॉस मतलब क्या, हानि। हानि कब होता है, तो हानि मतलब क्या बताइए, आय माइनस व्यय, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर आपका क्या,
आपको जितना खर्चा ज़्यादा अगर हो रहा है, पैसा कम कमा रहे हो, उसकी वहाँ नहीं बोलते हैं। तो क्या होगा, एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चा जब भी इनकम मतलब व्यय जब भी इनकम से अधिक होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। बाकी ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 बोला डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट। डबल एंट्री मतलब दोहरा प्रविष्टि। तो दोहरा प्रविष्टि क्या होता है कि हर जो लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, मैंने बताया था हर ट्रांजैक्शन जो होता है उसका दो पहलू होता है। एक होता है डेबिट मतलब नाम, और दूसरा होता है क्रेडिट मतलब जमा। मतलब कुछ चीज़ आएगा कुछ चीज़ जाएगा हर लेन देन में। जैसे मान लीजिए आपने मैगी ख़रीदा, ठीक है, 10 रुपये का, ठीक है, तो आपके पास क्या आया दोस्तों, आपने मैगी अगर ख़रीदा 10 रुपये का तो आपके पास क्या आया, मैगी आया, ठीक है, और क्या गया आपके पास, रुपया घटा। तो आपने देखा कुछ चीज़ आया कुछ चीज़ गया, तो एक चीज़ क्रेडिट होगा दूसरा चीज़ डेबिट होगा। तो हर लेन देन का दो पहलू होता है, हर ट्रांजैक्शन का, लेन देन का, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन का दो पहलू होता है, उसी को रिकॉर्ड करना ही डबल एंट्री कहलाता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है। बोला रिकॉर्डिंग एंट्री इन जर्नल। जर्नल में लिखने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग या रिकॉर्डिंग। बोल रहा है लेजर में लिखने को क्या बोलते हैं, तो लेजर में क्या बोलते थे, मैंने बताया था लेजर में जब भी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग, POSTING पोस्टिंग। फिर बोला रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन इन बुक, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं, इसी को तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं जो जर्नल में लिखते हैं, है ना। तो डबल एंट्री का क्या मतलब है कि हर लेन देन का दो पहलू होता है, एक होता है डेबिट है दूसरा होता है क्रेडिट, नाम और जमा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बोल रहा है आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो, नॉमिनल मतलब क्या होता है, जो नाम का अकाउंट है। मैंने आपको अकाउंट का टाइप बताया था कि नहीं बताया था, बताइए, बताया था, सब चीज़ ये सब पढ़ाया हूँ, इसलिए जो पहले का लेक्चर है ज़रूर देखिए, तभी तो मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में ना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरा सही होगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन करके बताइए, जो भी जिनका अगर 30 में 30 सही हो रहा है तो बताइए कितने सही हो रहा है, अगर मैंने जो पढ़ाया है उसे आपको बन रहा है कि नहीं। एकदम जेन्युइन और सही रूप से एकदम ट्रू होके सत्य को पालन करते हुए कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, एकदम सही से बताएगा, ठीक है, कि मैंने जो पढ़ाया था ये सब उसी से क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं और बन रहा है कि नहीं, बस ये बताइए, है ना। मैंने आपको अकाउंट का टाइप बताया था दोस्तों, एक को बताया था आपका रियल अकाउंट और दूसरा बताया था नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में मैंने बताया था एसेट और लायबिलिटी को दिखाते हैं। एसेट मतलब परिसंपत्ति, लायबिलिटी मतलब दायित्व और कैपिटल ये सब दिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और खर्चा पानी ये सब दिखाते हैं दोस्तों, है ना। बाकी एसेट वैसेट को किसी में दिखाते हैं, रियल अकाउंट में। और दूसरा अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं यार वो किसी आदमी का पर्सनल अकाउंट, जैसे कोई लेनदार का अकाउंट बना दिए, डेटर का, क्रेडिटर का, कोई राम का अकाउंट बना दिया, मोहन का अकाउंट बना दिए, तो उसको पर्सनल अकाउंट निजी खाता बोलते थे। रियल अकाउंट में क्या बनाते हैं, परिसंपत्ति, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल ये सब दिखाते हैं रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में लाभ हानि ये सब दिखाते हैं, खर्चा पानी, ठीक है। तो बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट क्या है, तो पहचान कर लो कि नॉमिनल अकाउंट वही होता है जिसमें लाभ हानि खर्चा वो दिखाते हैं। बोल रहा है मशीनरी अकाउंट। दोस्तों मशीनरी जो है आपके लिए क्या है, कोई भी मशीन अगर आपके पास है वो आपके लिए क्या है, एसेट। एसेट मतलब क्या है, परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति को किस में दिखाते हैं, देखिए एसेट को दिखाते हैं रियल अकाउंट में। तो बोल रहा है क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, मशीनरी नहीं, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट, उसी तरह जो बिल्डिंग होता है वो भी आपके लिए क्या है, परिसंपत्ति है दोस्तों, क्योंकि कोई किसी के पास अगर बिल्डिंग है तो उससे उसको फायदा होगा फ्यूचर में, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, एसेट है। एसेट को किस में दिखाते हैं, रियल अकाउंट में। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लेनदार जो बिजनेस में पैसा लेगा, तो ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट है ना। मैंने बताया था लेनदार, देनदार, राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, किसी भी कंपनी के नाम का अकाउंट जब नाम से पड़ता है तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो क्रेडिटर है जो वो मेरा क्या है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट। फिर अगला है मेरा रेंट एक्सपेंस अकाउंट। रेंट मतलब जो आप किराए देते हो, किराए का खर्चा अकाउंट। तो वही तो मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा पानी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वही तो नॉमिनल अकाउंट होता है। 29 का आंसर होगा डी दोस्तों, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे का लेक्चर फिर हम लोग ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। अभी आपका एग्जाम जो होने की संभावना है, अभी डेट नहीं आई है, 2 जुलाई को। अभी हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है दोस्तों, आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट होता है जो परिसंपत्ति दिखाते हैं, तो आपको पहचानना है कि इसमें से परिसंपत्ति क्या है। वो है रेंट एक्सपेंस अकाउंट, जो रेंट का खर्चा होता है दोस्तों, ठीक है, वो किराए का खर्चा। तो खर्चा किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्या है दोस्तों, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट नहीं है। उसी तरह रेंट इनकम अकाउंट, रेंट इनकम मतलब किराया आ रहा है, किराया आ रहा है तो यही प्रॉफिट एंड लॉस है, आय और व्यय। तो ये भी क्या है मेरा दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट, ये भी हमारा नहीं होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये भी एक खर्चा अकाउंट है, तो खर्चा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, ये भी नहीं होगा। कैश अकाउंट, कैश क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था कैश आपके अगर आपके पास है तो कैश आपके लिए क्या है, रोकड़ क्या है, ये आपके लिए एसेट है। और एसेट को किस में दिखाते हैं, एसेट को दिखाते हैं रियल अकाउंट में।
तो रियल अकाउंट पूछा है तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। इस तरह से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया और पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरह से दोस्तों आपका 80 क्वेश्चन हो गया। हम लोग का टारगेट है 500 क्वेश्चन करने का, वो भी धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए किस तरह आपको लेक्चर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं जो पढ़ाया हूँ अभी तक आपको उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो जेन्युइनली बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। आप जरूर सफल होंगे ऐसे भगवान के साथ, मंगल कामना के साथ। यही इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू।